सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या फ्रांस में भी वही होने वाला है जो नेपाल में हो रहा है। ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। ये हम इधर उधर के किसी छोटे देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम यूरोप के देश फ्रांस की बात कर रहे हैं। जिस तरह नेपाल के लाखों जेनजी जो युवा हैं, उन्होंने सिर्फ 36 घंटे में अपनी सरकार को उखाड़ फेंका, सत्ता से बाहर फेंक दिया। ठीक उसी तरह का हिंसक आंदोलन अब फ्रांस में शुरू हो गया है, जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ हो रहा है। और प्रदर्शनकारी आरोप क्या लगा रहे हैं, वो ये कि राष्ट्रपति मैक्रों आम जनता पर होने वाले खर्च को घटाना चाहते हैं, जबकि नेताओं के खर्च में कोई कमी नहीं आ रही है। इस भावना को आप समझ पा रहे हैं। दोनों देशों के आंदोलन में सबसे बड़ी समानता यही है कि नेपाल की तरह फ्रांस में भी ये विरोध प्रदर्शन किसी राजनीतिक पार्टी या संगठन द्वारा नहीं किया जा रहा है। नेपाल की तरह फ्रांस में भी सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ मई महीने से एक हैशटैग चलाया जा रहा था, जिसका नाम था #ब्लॉक एवरीथिंग। इसका मतलब होता है सब कुछ बंद कर दो। और सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी अभियान से धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए और आज की ये तस्वीरें पूरे विश्व को विचलित कर रही हैं। आज 10 सितंबर को 1 लाख से ज्यादा लोग फ्रांस में सब कुछ बंद करके सड़कों पर उतर गए। बड़ी बात यह है कि फ्रांस में इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे वही सारी मांगे हैं जिन्होंने नेपाल के विरोध प्रदर्शनों को हिंसक बनाया। जिस तरह नेपाल में लगभग सभी नेता जोड़ तोड़ की राजनीति का खेल खेलते रहे, 2015 से 25 के बीच 9 सरकारें बदलने के बाद भी सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी 3 ही नेताओं के बीच घूमती रही और जनता को संघर्ष करने के लिए छोड़ दिया गया। इनकी दौलत तो बढ़ती गई, इनके बच्चों की जिंदगी सुधरती गई, ऐशो आराम के बीच कटती गई, लेकिन नुकसान नेपाल की आम जनता का हो रहा था। ठीक वैसे ही राजनीतिक अस्थिरता फ्रांस में भी रही। आप इस लिस्ट को देखिए, जिसमें राष्ट्रपति मैक्रों के 9 साल के कार्यकाल में 1-2 नहीं बल्कि कुल 6 प्रधानमंत्रियों को बदला जा चुका है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे फ्रांस में जो प्रधानमंत्री बदले गए हैं। आप सोचिए, और अब आज से ही 7वां प्रधानमंत्री अपना कार्यभार संभाल रहे हैं, जिनका नाम है सेबेस्टियन लेकॉर्नु। अगर सिर्फ 2024 और 2000, ये देखिए, ये चेहरे आपके सामने आ गए। मैक्रोन का 6 साल का कार्यकाल जिसमें वो बतौर राष्ट्रपति हैं, उसमें फ्रांस में 6 पीएम बदल गए हैं और अब 7वें पीएम अपना कार्यभार आज से संभाल रहे हैं। अगर सिर्फ 2024 और 25 की बात करें तो इस दौरान भी फ्रांस में 4 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और अब फ्रांस की जनता असल में थक चुकी है, क्योंकि उसे लगता है कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को अपनी कुर्सी से प्यार हो गया है और वो आम जनता के मुद्दों को भूल गए। दुनिया के ज्यादातर देश यही सोचते हैं कि फ्रांस जैसे अमीर पश्चिमी देशों में जनता बहुत खुश होगी, लेकिन आंकड़े कुछ और गवाही देते हैं। और आंकड़े क्या कहते हैं, ये मैं आपको अब बड़े स्क्रीन पर ले जाकर दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर ये चर्चा होती है कि भाई ये तो बड़े बड़े विश्व के देश हैं, इनके पास पैसों की क्या कमी है। तो देखिए, जीडीपी के बराबर कितना कर्ज है इन देशों पर। इस वक्त फ्रांस का कर्ज उसकी कुल जो जीडीपी है उससे भी ज्यादा हो चुका है। आप यहां देख सकते हैं कि किस देश पर उसकी जीडीपी के मुकाबले कितना कर्ज है। इसमें अमेरिका 124%, ब्रिटेन 101%, फ्रांस 113%, ब्रिटेन से भी आगे है। स्थिति बहुत खराब है वहां पर। इटली में 135%। वैसे ही जापान अगर आप देखिएगा तो सबसे भयावह स्थिति है, 250%। और वैसे ही अगर आप देखें तो चीन 88.3%, 88.3% और 83% भारत का है। लेकिन यहां पर ये जो तथाकथित सबसे अमीर मुल्क गिने जाते हैं, उनकी क्या स्थिति है आप देख रहे हैं। अब देखिए, फ्रांस के युवाओं में लगभग उतनी ही बेरोजगारी है जितने नेपाल के युवाओं में है। और आप भारत के युवाओं में भी बेरोजगारी दर को यहां पर देख सकते हैं। हम आपको हर देश में क्या नंबर्स बता रहे हैं, पीआईबी के आंकड़े जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं। युवा बेरोजगारी दर अगर आप देखेंगे तो फ्रांस में बेरोजगारी दर 7.4% है। वहीं पर अगर आप देखें तो यहाँ युवा बेरोजगारी दर जो है वो 18.7% है और भारत वहीं पर 10.2% है। ये युवा बेरोजगारी दर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें युवा बेरोजगारी दर फ्रांस जैसे देश में, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स हमारा सोर्स है, 18.7% है। भारत में वहीं पर जो बेरोजगारी दर है वो 10.2% है। तो इन आंकड़ों से पता चलता है कि जो स्थिति बाहर से कही जाती है कि बड़ी अच्छी चल रही है, वो दरअसल क्या स्थिति है इसका अंदाजा आपको लग गया होगा। मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और जो इस महीने की 17 तारीख को 75 साल के होने वाले हैं।
मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि मॉर्निंग कंसल्ट जो ये सबकी रेटिंग दे रहा है वो क्या कह रहा है। और हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन है 17 तारीख को, लेकिन उससे पहले जो अप्रूवल रेटिंग्स है उसमें आप देखिए सबसे ऊपर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्लोबल लीडर्स की लोकप्रियता हमारा सोर्स है मॉर्निंग कंसल्ट, और इसमें 71% पर है नरेंद्र मोदी अप्रूवल रेटिंग्स में। वहीं पता नहीं वाले 7% हैं और 22% कह रहे हैं कि नहीं, उन्हें नहीं होना चाहिए, डिसअप्रूवल जिसे कहते हैं। मार्क कार्नी जो कि कनाडा के हैं वो 53% उनकी अप्रूवल रेटिंग है। उसके बाद जेवियर मिली जो अर्जेंटीना के, उनकी 52% है। डोनाल्ड ट्रंप की देखिए रेटिंग, जो कि पहले इस तरफ जो आप नंबर देख रहे हैं वो उनके साथ था, अब ये 41 पर पहुंच गई है इनकी अप्रूवल रेटिंग्स अमेरिका में। एक वक्त पर उनकी लोकप्रियता काफी आगे थी, 52 के आसपास थी। अब जॉर्जिया मेलोनी के देखिए इटली में, वो उनसे भी कम है, 40%। इसी के साथ एर्दोआन को आप देखिए तुर्की में 31% उनकी अप्रूवल रेटिंग है। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के, लेकिन इन सब में सबसे नीचे इमैनुअल मैक्रों है। क्या हम जूम करके दिखा सकते हैं? ये देखिए, ये जो चेहरा है इमैनुअल मैक्रों का, सबसे कम इनकी अप्रूवल रेटिंग यानी उनके स्वीकार्यता सिर्फ 15% रह गई है। बाकी का हिस्सा आप देखिए 7% काला छोड़ के सब रेड हो चुका है। तो ये है उनकी स्थिति जो आप देख रहे हैं इस वक्त। दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग्स 71% है। बाकी नेताओं का हाल आप देख ही रहे हैं। ऐसे में सवाल क्या उठ रहा है? सवाल ये उठ रहा है कि कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप सोचते हैं कि युवा नेता अगर आ जाएगा तो वो देश को संभालेगा। मैक्रोन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। नेपाल में जिस तरह से हिंसा और आगजनी हुई उसके निशान आज चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन और सिंह दरबार की दीवारें अब आग से काली पड़ चुकी हैं। और देखिए क्या हालत है नेपाल में। अब भी कई इमारतों से धुआं उठ रहा है। नेपाल में अब भी तनावपूर्ण हालात बने हैं। नेपाल की सेना ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि अंतरिम सरकार का गठन होने तक पूरे देश की कमान उसी के हाथ में रहेगी। और नेपाल में जो कर्फ्यू लगाया गया था उसे भी 11 सितंबर को सुबह 6 बजे तक आगे बढ़ा दिया गया। और यह भी कहा जा रहा है कि अब से किसी भी तरह के अगर प्रदर्शन होता है, तोड़फोड़ की जाती है, आगजनी होती है, हिंसा कोई करता है तो इसको क्रिमिनल एक्ट, आपराधिक श्रेणी में डाला जाएगा। सेना की सख्ती के बाद राजधानी काठमांडू में सड़कों पर सन्नाटा है और लोगों ने खुद को घरों में बंद कर लिया है। ये आज की तस्वीरें हैं जहां पर आप इमारतों पर कालिख देख रहे हैं और एक अजीब सा सन्नाटा है। सन्नाटा एक ऐसे देश का जिसने 36 घंटे बल्कि बीते 48 घंटे में ऐसी हिंसा देखी, ऐसी आगजनी देखी, ऐसा गुस्सा, ऐसा आक्रोश देखा। अब जाकर सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन एक बहुत बड़ा वैक्यूम इस वक्त पूरे नेपाल में दिख रहा है। नेपाल की सेना ने अपील की है। ये देखिए वहां की पार्लियामेंट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन ड्रोन शॉट्स में आपको वहां की संसद की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और उस पर जो ये दीवारों पर कालिख इस वक्त लगी हुई है वो भी दिख रही है। और इसी के साथ साथ वो गहरा सन्नाटा। नेपाल की सेना ने अपील की है कि जो भी हथियार, गोलियां, बंदूकें आंदोलन के दौरान लूटी गई हैं उन्हें तुरंत लौटाया जाए, वरना ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस मामले में आज 27 लोगों को हिंसा, आगजनी, लूटपाट के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया और इनके पास से लूटे गए लगभग 3.5 लाख रुपए और 31 बंदूकें भी बरामद की गई। इसके अलावा काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को पहले अनिश्चितकाल के लिए बंद रखा गया था, लेकिन अब यहां घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर दी गई हैं। और हमें नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर का एक वीडियो मिला है जहां प्रदर्शनकारियों ने हिंसा और आगजनी की थी। और आपको भी ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए जिससे आपको ये पता चलेगा ये प्रदर्शन कितने हिंसक हो गए थे। हम इस वक्त नेपाल के धनगढ़ी में हैं और ये जो घर है ये नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का है। और उनके घर के भीतर का हाल हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से भीड़ ने, मॉब ने उनके घर को पूरी तरीके से जला दिया है। अगर आप देखें चारों तरफ तो उनके सारे सामान बिखरे पड़े हैं। भीतर जितने बेड हैं, बक्से हैं, लोगों ने लगता है पूरा बक्सा जो संदूक है उसे लूट लिया है। इस तरह की तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। खिड़कियां, दरवाजे, दीवारें सब कुछ चीख चीख कर कह रही हैं कि किस हाल में उनका घर आ चुका है और किस कदर गुस्सा बरपा था आम लोगों का। हमें ऐसे भी कई वीडियोस मिले हैं जिनमें प्रदर्शनकारी सुपरमार्केट, दुकानों में लूटपाट करते हुए दिख रहे हैं।
आप खुद इन तस्वीरों को देखिए। ये सोचिए कि आंदोलन तो सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रहा था, सरकार की लूटपाट के खिलाफ हो रहा था। सबसे बड़ी घटना ये हुई कि नेपाल की अलग अलग जेलों में 13,000 कैदी फरार हो गए, जिससे अब नेपाल के आम लोग भी डरे हुए हैं और बताया जा रहा है कि यह संख्या उससे ज्यादा भी हो सकती है। इन सभी कैदियों की तलाश के लिए नेपाल की सेना एक ऑपरेशन चला रही है। भारत में भी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सुरक्षा को बढ़ाया गया है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि ये कैदी, जो कि अनेकों मामले में हत्या से लेकर तमाम संगीन आपराधिक मामलों में ये कैदी थे, वहां पर ये कैदी सेना से बचने के लिए भारत में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। इनमें भी नौबस्ता की जेल में कैदियों ने सुरक्षा कर्मियों के हथियार छीनने की कोशिश की और इस घटना में 5 कैदी मारे गए, लेकिन इसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि 585 कैदियों में से 149 कैदी फरार हो गए और कई जिलों में तो हिंसा के दौरान सुनियोजित तरीके से जेल तोड़ने की घटनाएं हुई। इनमें काठमांडू की जेल से 1100, नक्खू जेल से 1200, झुमका जेल से 1575, कास्की में 773, जालेश्वर जेल में 576, चितवन से 700, कैलाली जेल से 612 और बाझांग से लगभग 65 कैदी फरार। आज एक और बड़ा सवाल है और वो ये है कि क्या नेपाल की आम जनता के इस गुस्से के पीछे 6 सितंबर की एक घटना थी। आपको इस बारे में किसी ने नहीं बताया होगा। ये घटना 6 सितंबर की क्या थी जिसे सरकार दबाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आपको याद होगा अगर ये गुस्सा इस तरह से भड़का है तो उसके पीछे की वजह है। नेपाल में 6 सितंबर को जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगे कुछ घंटे ही हुए थे, तब काठमांडू से 7 किलोमीटर दूर ललितपुर में सुबह 7:15 पर एक सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी हमारे पास है। ये वीडियो देखिए। इस सड़क दुर्घटना में नेपाल के प्रांतीय मंत्री राम बहादुर की गाड़ी ने सिर्फ 11 साल की एक लड़की को टक्कर मार दी थी और जब आम लोग इस मंत्री और उसके ड्राइवर पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे, तब बड़े नेताओं के दबाव में इस ड्राइवर को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर, इस बच्ची की जान चली गई, 24 घंटे के अंदर ही इस ड्राइवर को छोड़ दिया था, जिससे लोगों का गुस्सा काफी बढ़ गया। नेपाल के सामने बड़ा सवाल यह है कि अगला प्रधानमंत्री वहां पर कौन बनेगा और भारत की भी इस पर नजर है। क्यों आपको, हमें सबको इस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि भारत के मीडिया में तो यही खबरें चल रही हैं कि काठमांडू के 35 साल के मेयर बालेंद्र शाह को नेपाल का अगला प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन नेपाल का मीडिया कह रहा है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी बालेंद्र शाह को नहीं बल्कि सुशीला कार्की को मिल सकती है, जो नेपाल के इतिहास में पहली बार वहां के सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी थी। नेपाल में हिंसक आंदोलन के बाद प्रदर्शनकारी युवाओं की एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी और उसी में इनके नाम पर बताया जा रहा है मुहर लगी है। इस वर्चुअल मीटिंग में 5000 से ज्यादा लोग शामिल हुए और इन सभी लोगों ने बहुमत से यह तय किया कि नेपाल की अगली प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को बनाया जाना चाहिए। हम आपको सुशीला कार्की के बारे में भी बताएंगे और यह भी बताएंगे कि भारत के लिए उनका अगर पीएम वो बनती हैं तो ये कैसा फैसला होगा, भारत को लेकर उनका रुख क्या है, क्या वो भारत के समर्थक हैं या विरोधी हैं, मौजूदा सरकार, मोदी सरकार को लेकर उनकी सोच क्या है। वैसे आज उन रेटिंग एजेंसियों की भी एक विवेचना होनी चाहिए जो कल तक भारत के लोकतंत्र की आलोचना करते थे और नेपाल के लोकतंत्र को शानदार बताते थे, और उसको लेकर भारत के अंदर भी सोशल मीडिया पर एक पूरा एजेंडा, प्रोपेगेंडा चलता था। स्वीडन की गॉथेनबर्ग यूनिवर्सिटी का एक मशहूर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट, VDM। ये पेपर मैं उनका लेकर आई। ये इंस्टीट्यूट दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों की एक रैंकिंग जारी करता है, जिसमें भारत को इसने इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बताया था। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बताया है। ये पिंक से हमने आपके लिए ऑटोक्रेसीज का नंबर डाला है और इस ऑटोक्रेसीज के नंबर में यहां पर पिंक वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, भारत को यहां पर डाला है उन्होंने, और नेपाल को कहां डाला, डेमोक्रेसी में। तो इसी से इनकी विश्वसनीयता समझ में आ जाती है कि कौन कितना जमीनी सच्चाई को भांप पाता है और कितना एजेंडा चलता है। लेकिन हमारे देश के कुछ नेता उन्हें अंतिम सत्य मानते हैं क्योंकि ये उनकी पॉलिटिक्स को सूट करता है और ये अंतिम सत्य बताकर इसको देश पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोकतंत्र पर ही उन्हें शक हो जाता है।
कुल मिलाकर बड़ी बात यह है कि ये जितनी एजेंसीज हैं ये आखिर किसका एजेंडा चला रही हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। वैसे आज भारत के लोकतंत्र और भारत के संविधान की तारीफ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने भी की है। उन्होंने कहा है कि हमें अपने संविधान पर गर्व है और आज हम सब देख रहे हैं कि नेपाल में क्या हो रहा है। उनके साथ जस्टिस विक्रमनाथ ने भी ये कहा कि उससे पहले बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ था और अब नेपाल में भी यही हो रहा है, लेकिन हमें भारत के लोकतंत्र और भारत के संविधान पर गर्व होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। असल में ये एक ऐसी बात है जिसे इस देश में बहुत सारे लोग हर दिन चुनौती देते हैं, हर दिन इसको लेकर एक मुद्दा उठता है, हर दिन इस पर चर्चा होती है कि क्या भारत में संविधान खतरे में है, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। असल में अगर आप देखेंगे इस बात पर चैलेंज हर दिन होता है कि भारत में तो लोकतंत्र है ही नहीं, संविधान खतरे में है, लेकिन खतरा किसकी राजनीति पर है जिसकी वजह से ऐसी बात फैलाई जाती है, ये आंकना होगा। लेकिन जब श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में हिंसक घटनाएं होती हैं तो हमारे देश में इस बात का एहसास होता है कि वाकई में हमारा लोकतंत्र कितना महान है, हमें इस पर गर्व होना चाहिए। और हमारा सुप्रीम कोर्ट भी आज यही बताने की कोशिश कर रहा है और हम भी आपसे यही कहेंगे कि हो सकता है भारत की राजनीतिक व्यवस्था में कई खामियां हो, लेकिन भारत का लोकतंत्र आज भी सबसे मजबूत लोकतंत्र है और इस पर हमें गर्व होना चाहिए। आपको यह भी समझना होगा कि चाहे नेपाल हो या फिर हो फ्रांस, दोनों देशों में विरोध प्रदर्शन करने वाले ज्यादातर लोग कौन थे? युवा वर्ग के लोग, जो युवा जिन्हें मिलेनियल्स और जेन जी पीढ़ी का माना जाता है और जो मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए बड़े हुए हैं। इससे पहले की जो पीढ़ी थी उसे सोशल मीडिया और इंटरनेट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन ये जो नई युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल अलग तरीके से सोचती है और उसकी सोच किस दिशा में जा रही है वो आप समझ रहे हैं। वो गलत होता हुआ देखकर उसके खिलाफ सड़कों पर उतरने को तैयार है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वो युवा पीढ़ी है जो खुलकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर निकलती हुई दिखाई दे रही। और यही कारण है कि जब आप नेपाल की इन तस्वीरों को देखेंगे तो वहां भी कई जेनजी युवाओं ने हिंसा के बीच रील्स और वीडियो बनाए हैं। वैसे इसको लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि इतना हंगामा, आगजनी, लोगों की जान जा रही है, वहां पर ये ऐसी रील्स कुछ बनाई जा रही थी। फ्रांस का दिखाते हैं आपको। फ्रांस में देखेंगे तो वहां भी छात्रों ने विरोध प्रदर्शन के बीच फोटो शूट कराया और रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर डाली। और ये दोनों विरोध प्रदर्शन ये बताते हैं कि आज की जो पीढ़ी इंटरनेट के युग में बड़ी हुई है वो राजनीतिक व्यवस्था को अलग ढंग से देखती है। इनके लिए लोकतंत्र वैसा नहीं है जैसा शायद पिछली पीढ़ी के लिए था। देखिए जरा, इन तस्वीरों को देखकर ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि आखिर हिंसा और आगजनी के बीच कोई फोटो शूट या रील कैसे बना सकता है, लेकिन हकीकत यही है कि आजकल की जो जेन जी है, और अगर दुनिया ने अब भी इस पीढ़ी के हिसाब से अपने तौर तरीके नहीं बदले तो आगे आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या क्या हो सकता है। नेपाल में सत्ता परिवर्तन से जुड़ी खबरों के बाद अब बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हृदय परिवर्तन की। टैरिफ को लेकर 2 हफ्ते पहले तक भारत पर दबाव बनाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब भारत को अपने सच्चा दोस्त बताने लगे हैं। 2 महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी बताया था और इसके बाद भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया था। लेकिन उसके बाद देखिए, चाइना में हुई एससीओ मीटिंग में भारत, चाइना, रशिया की दोस्ती की झलकियां देखने के बाद ट्रंप के तेवर अचानक अब बदल गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करते दिख रहे हैं। ट्रूथ सोशल पर उन्होंने लिखा कि उन्हें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और भारत व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं और वो अगले कुछ हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए उत्सुक है। उन्होंने लिखा है कि मुझे पूरा भरोसा है दोनों देशों के लिए ये एक सही निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस ट्वीट की कुछ खास बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड बैरियर्स यानी व्यापारिक बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत के हल निकालने की बात कर रहे हैं। अभी तक वो एक तरफा टैरिफ थोपकर भारत पर दबाव बनाना चाहते थे और अब वो बातचीत की टेबल पर आ गए हैं। इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर दोहराया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो उनसे भी बात करना चाहते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपकी सेहत से जुड़ी अब कई खबरें लेकर आते हैं ताकि आप सेहत के प्रति जागरूक हो सकें। आपकी सेहत से जुड़ी हमारी आज की खबर शुरू करने से पहले आपको स्वीडन से आई ये तस्वीर देखनी चाहिए। कल स्वीडन की स्वास्थ्य मंत्री एलिजाबेथ लैन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। जो इधर से दूसरी महिलाएं, ये देखिए, आप उन पर नजर रखिए।
और अचानक वो चक्कर खाकर गिर गई। इस हादसे के वक्त मंच पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन और अन्य नेता भी थे। इस घटना का एक वीडियो सामने आया। एलिजाबेथ लैंड के साथ जो हुआ वो डायबिटीज की वजह से हुआ। एलिजाबेथ डायबिटीज की मरीज हैं और कल अचानक उनका शुगर लेवल गिर गया था, इसी वजह से उन्हें चक्कर आ गए। गनीमत ये रही कि उन्हें गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन सच ये है कि एलिजाबेथ के साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों के साथ होता होगा। ऐसे कई डायबिटीज मरीज होंगे जिन्हें शुगर लेवल के कम होने की वजह से चक्कर आते होंगे। कई ऐसे डायबिटीज मरीज होंगे जिन्हें चक्कर आने के बाद उनका वजह भी समझ नहीं आता और वो अचानक गिर जाते हैं।